तो हेलो मेरे दोस्तों, और क्या हाल है आप सबके। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल। शेड्यूल क्या होते हैं इस चीज़ के बारे में पता करते हैं। पहले शेड्यूल ऐड क्यों करे गए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल बेसिकली क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, आप डॉक्यूमेंट मान लो, या एक तरीका का एग्रीमेंट मान लो, जिसके अपन वेरियस पार्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं ताकि वो उस चीज़ के लिए आसान हो जाता है अपन चीज़ को याद करना। इस चीज़ के लिए शेड्यूल ऐड करे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अपन पहले शेड्यूल की तरफ चलते हैं। पहला शेड्यूल क्या कहता है, अपने टेरिटरीज। इंडिया में नेम किसी भी स्टेट का नाम, उसकी बाउंड्री और यूनियन टेरिटरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए शेड्यूल 1 का ऐड करा गया है। शेड्यूल 2 क्या कहता है कि जितनी भी सैलरीज या फिर प्रोविजन या फिर अपने कुछ भी कह लो, एनरोलमेंट जो भी बोल दो, उन सबको दिया जाता है, सैलरीज दी जाती है, बेसिकली सैलरी दी जाती है अलग अलग मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को, सेंट्रल में प्रेसिडेंट को, स्टेट में गवर्नर को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, सीएजी को, इन सबको सैलरीज दी जाती है। और ये जो सैलरीज चार्ज करी जाती है, किससे करी जाती है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। लेकिन सिर्फ एकमात्र हाई कोर्ट के जो जज हैं, इनकी सैलरी जो चार्ज करी जाती है वो करी जाती है कंसोलिडेट फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सैलरी चार्ज करी जाती है कंसोलिडेट फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें क्या क्या आता है देख लो। सेंट्रल और स्टेट में प्रेसिडेंट को सैलरी दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, स्टेट में गवर्नर को दी जाती है, चेयरपर्सन डेप्यूटी चेयरपर्सन राज्यसभा के, चेयरपर्सन डेप्यूटी चेयरपर्सन लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अपने लोकसभा के, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जज है सुप्रीम कोर्ट के, जज हाई कोर्ट के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा आता है ड्राफ्ट एंड अफर्मेशन की किसकी शपथ का क्या प्रावधान है, किसकी शपथ किस में ऐड करी गई है, वो अपना आता है तीसरे शेड्यूल में। तीसरे शेड्यूल में किस किस की शपथ है, ड्राफ्ट और अफर्मेशन किसका बताया गया है कि सेंट्रल में एमपी कैंडिडेट का, अपने स्टेट में एमएलए और एमएलसी के कैंडिडेट का, मिनिस्टर्स का, अदर मिनिस्टर्स का, इसमें सेंट्रल में मिनिस्टर का और स्टेट में मिनिस्टर्स का बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज का और अपने हाई कोर्ट के जज का। एक अपने हो गए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए इंडिया के, उनके सीएजी का बताया गया है, एमपी कैंडिडेट का, एमएलए कैंडिडेट का बताया गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए एमएलसी का, मिनिस्टर्स का, सेंट्रल स्टेट में दोनों का अलग अलग होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज एंड सीएजी। इसी चीज में 3 आर्टिकल और ऐड करे गए हैं, आर्टिकल 60, आर्टिकल 69, आर्टिकल 159। आर्टिकल 60 क्या कहता है, इसमें शपथ है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 60 में, और आर्टिकल 69 में शपथ है वाइस प्रेसिडेंट की, और आर्टिकल 159 में शपथ है किसकी, गवर्नर की। अब इसी में एक चीज और आती है कि चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, इनकी कोई भी शपथ नहीं थी। इनको जब भी नियुक्त करा जाता है, इनको जब भी अपॉइंट करा जाता है, इनको शपथ दिलाए बगैर ही अपॉइंट करा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। ये चीज इसमें आर्टिकल 3 में ऐड करेगी। आर्टिकल 4 बेसिकली कुछ भी नहीं है, इसमें आर्टिकल 4 को शेड्यूल 4 में क्या बताया गया है, शेड्यूल 4 में राज्यसभा की सीट का लोकेशन करा गया है सेंट्रल और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में। अलोकेशन करा गया है राज्यसभा की सीट का स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में, इसलिए शेड्यूल 4। शेड्यूल 5 क्या बोलता है, कंट्रोल करा है इन्होंने शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, ट्राइबल एरियाज को। कैसे कंट्रोल करा, जैसे कई जगह ट्राइबल एरिया ज़्यादा बढ़े रहे हैं और शेड्यूल एरिया बढ़ रहे हैं, ट्राइबल पीपल बढ़ रहे, तो इनको एक जगह पे सीमित करा गया कि आपका ये जगह है, आप यहाँ पे रहने लगिए। ये इस चीज़ में कंट्रोल करा गया। शेड्यूल 6 में दूसरा जो ट्राइबल एरिया है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, अपने मिजोरम, इस चीज़ को भी इसमें शेड्यूल 6 में इन जो 4 जो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज जो हैं, इनको कंट्रोल करा गया है। शेड्यूल 7 में फेडरल लिस्ट है, जिसमें कि यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में इनिशियली 97 लिस्ट जो है वो है, लेकिन एट प्रेजेंट 98 लिस्ट अभी प्रेजेंट में है। स्टेट लिस्ट में 66 लिस्ट है, लेकिन एट प्रेजेंट 59 है। कंकरेंट में 47 है एंड एट प्रेजेंट 52 है। इसी चीज में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड हुआ था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 5 सब्जेक्ट जो थे स्टेट लिस्ट के,
स्टेट लिस्ट के उसको रिमूव करके किस में ऐड कर दिया गया है, कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें कौन कौन से थे, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मेजरमेंट यूनिट, दो चीज लिखे हुए नहीं, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, दो पॉइंट लिखे हुए नहीं है, वो चीज आप याद रखना। या फिर इसकी जो भी इमेज है पूरे इसकी ये पीडीएफ बना के वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, उसमें से देख लेना है। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मेजरमेंट यूनिट, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपने एजुकेशन, ये हो गया 7 शेड्यूल। आगे के जो शेड्यूल हैं उसकी बात करते हैं। एंड में इसकी शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे कि भाई शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करना है अपना शेड्यूल। शेड्यूल 8 है शेड्यूल 8 में आते हैं अपने ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में सबसे पहले ऐसे तो 22 लैंग्वेज ऐड करी गई, लेकिन जो मेन है जो अपन को याद रखनी चाहिए कौन से अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज याद मतलब ऐड हुई है वो चीज अपन देख लेते हैं। 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 का, 1921 का शायद, ये चीज एक बार देख लेना, 1921 का है। इससे जो है सिंधी भाषा ऐड करी गई, सिंधी लैंग्वेज ऐड करी गई थी। उसके बाद आता है अपना दूसरा 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 का, इससे ऐड करी गई थी मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी, 3 ऐड करी गई थी। अपना तीसरा आता है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 का, इसमें ऐड करी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज ऐड करी गई थी इस चीज से। कौन से, उससे 71 से तो सिंधी, 71 से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 91 से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज की शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में क्या है, शेड्यूल 9 में जितने भी जो एक्ट हैं जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, इसमें जुडिशियल रिव्यू जो है ये ऐड करा है शेड्यूल 9 में। शेड्यूल 9 में इसलिए ऐड करा है क्योंकि इस चीज को प्रोटेक्शन मिल चुकी है शेड्यूल 9 में ऐड होने के बाद। क्या प्रोटेक्शन मिली है कि जुडिशरी कांट रिव्यू, जुडिशरी इसमें का रिव्यू नहीं करेगी। अब इसमें क्या करा है, जमींदारी सिस्टम को हटा के, शेड्यूल 9 में जमींदारी सिस्टम को हटा के लैंड रिफॉर्म को ऐड कर दिया गया है, जिसमें पहले जो है 13 आर्टिकल 13 एक्ट हुआ करते थे, आज के टाइम पे इसमें 282 एक्ट है। पहले 13 एक्ट हुआ करते थे और एट प्रेजेंट में 282 एक्ट अवेलेबल है। किसमें अवेलेबल है, अपने शेड्यूल 9 में। इसी शेड्यूल 9 में एक केस हुआ था, IR पोलियो केस। पोलियो केस हुआ था। IR पोलियो केस में ये बोला गया था कि जितने भी जो एक्ट हैं जो कि ऐड हो रहे हैं शेड्यूल 9 में, जुडिशरी का रिव्यू नहीं कर सकती, लेकिन जो एक्ट ऐड हो रहे हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद में, उसका जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। इससे पहले जितने भी एक्ट ऐड हुए थे उनका रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद में 25 अप्रैल को भी अगर कोई एक्ट ऐड हुआ है तो उसका जुडिशरी रिव्यू हो सकता है। ये हो गया अपना शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 के बाद दूसरा शेड्यूल 10 की बात करते हैं। शेड्यूल 10 में क्या दे रखा है, शेड्यूल
है अपना एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है किन किन के लिए, एमएलए एमएलसी और एमपीस के लिए है। इसमें क्या होता है बेसिकली, एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर कोई एप्लीकेबल किसके, एमएलए एमपी और इनके लिए, अगर कोई भी पर्सन एंटी डिफेक्शन में, अगर कोई भी पर्सन जो है कल्प्रिट होता है एंटी डिफेक्शन में, तो उसकी हाउस की मेंबरशिप को एंड कर दिया जाता है। पॉइंट ये बनते हैं इसमें कि कोई भी कल्प्रिट होगा तो उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। अगर 2/3 मेंबर मिलकर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन करते हैं तो उनकी मेंबरशिप क्या होगी, खत्म होगी या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, इनकी मेंबरशिप रहेगी, क्योंकि एक अकेला आदमी नहीं कर रहा है। अगर इंडिविजुअल मेंबर अगर ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिविजुअल मेंबर ज्वाइन करता है तो उसकी हाउस की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। और अगर कोई भी पर्सन, नॉमिनेटेड पर्सन, कोई भी पर्सन नहीं, नॉमिनेटेड पर्सन को 6 महीने के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, अगर वैसा नहीं करता है तो भी उसकी हाउस की मेंबरशिप एंड हो जाएगी। और अगर किसी भी पर्सन ने विप को वायलेट कर दिया, एनी पर्सन हु वायलेट द विप, तो अगर 15 दिन के अंदर अंदर हाउस के मेंबर अगर उसको माफी दे देते हैं तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर माफी नहीं मिलती तो भी उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। ये हो गए कल्प्रिट होने के, क्या मतलब, एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ कारण। क्या क्या कारण है इसकी पीडीएफ डाल देंगे। उसके बाद अपने दूसरा आता है एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण हो गए। इसी में केस हुआ था कियोतो केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कियोतो केस में कि डिसीजन जो होंगे चेयरपर्सन और स्पीकर के, इन दोनों के डिसीजन को जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। और एंटी डिफेक्शन के उसी में एक पॉइंट और था कि उसमें ये बताया गया था कि जो डिसीजन है कि इसका एंटी डिफेक्शन का, वो चेयरपर्सन और स्पीकर नहीं लेंगे। और कियोतो केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा अपना अर्लियर वर्डिक्ट को, और उसमें बोला कि डिसीजन अगर चेयरपर्सन स्पीकर लेंगे तो जुडिशरी उसका रिव्यू कर सकती है। ये हो गया कियोतो केस का 10वां शेड्यूल हो गया खत्म। आया शेड्यूल 11 पे। शेड्यूल 11 में है पंचायती राज। पंचायती राज में बेसिकली क्या था कि पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट दिए गए थे, 29 सब्जेक्ट ऐड करे गए थे, जिसमें कि 22 सब्जेक्ट जो थे ये थे राजस्थान के, ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना था और फोर्स में आया था 1993 में। ये मतलब रेगुलर चलन में आ गया था। आगे समझे पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट ऐड हुए, 22 सब्जेक्ट राजस्थान को दिए गए, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ और फोर्स में आया था 1993 में। अब ऐसे ही शेड्यूल 12 है।
शेड्यूल 12 में क्या है, म्यूनसिपैलिटीज है। म्यूनसिपैलिटीज को कितने ऐड करे गए थे, म्यूनसिपैलिटीज में ऐड करे गए थे 18 सब्जेक्ट, और ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था और फोर्स में आया था 1993 में। शेड्यूल 12 में है, शेड्यूल 12 में कितने सब्जेक्ट ऐड करे गए थे, म्यूनसिपैलिटीज का है म्यूनसिपैलिटीज का है, इसमें ऐड करे गए थे 18 सब्जेक्ट, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फोर्स में आया था 1993 में। सिंपल है 12 शेड्यूल। अब और भी सिंपल इसको बना देते हैं अपन। कैसे बनाएंगे, अपन याद करेंगे ट्रिक। अपन ट्रिक याद करेंगे, तो ट्रिक कौन सी है पता है किसी को? ट्रिक है इसकी TEARS OFOLDPM, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। T से टेरिटरी, E से एनरोलमेंट, सारी चीजें पढ़ी लिए। A से अफर्मेशन, R से राज्यसभा, S से शेड्यूल ट्राइब, S से अदर शेड्यूल ट्राइब, F से फेडरल लिस्ट, O से ऑफिशियल लैंग्वेज, L से लैंड रिफॉर्म, D से एंटी डिफेक्शन, P से पंचायती राज, M से म्यूनसिपैलिटी। सीधे के सीधे खत्म। कोई याद नहीं हुई शेड्यूल? जिसको याद हो वो कमेंट करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो जितनी ज़्यादा हो सके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके, थैंक यू।